Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss with you ICSE Class 10 Chemistry Specimen Paper released by Council recently for the year 2023-24. As we know about the pattern of specimen paper, it has 15 MCQ and question number 2 has 5 marker question of 25 marks. That is total 40 marks for section A, and today we are going to discuss about section A only. In section B we have 6 questions. Out of these 6 questions you need to attempt only 4 questions. In section A we have first question of MCQ. Starting with question 1, part 1 is, an aqueous solution of copper sulfate turns colorless on electrolysis. Which of the following could be the electrodes? फर्स्ट ऑप्शन एनॉड ऑफ कॉपर एंड कैथोड ऑफ कॉपर. हमें पता है कि एनॉड और कैथोड अगर दोनों कॉपर की होंगी तो ब्लू कलर रिमेन्स अनचेंज्ड. इट मींस ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि दिया गया है कि कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस, सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है. वो कब हो सकता है? जब एनॉड प्लेटिनम की होगी. तो बी ऑप्शन यानी क्यू ऑप्शन में दिया गया है एनॉड इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड कैथोड ऑफ कॉपर. तो यहां हमें पता है प्रोडक्ट एट एनॉड विल बी ऑक्सीजन और कॉपर 2+ आयंस जो बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो फेड होते जाएंगे. फाइनली सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस. तो ये हमारा क्यू ऑप्शन ठीक है क्योंकि इसमें एनॉड प्लेटिनम की है. हमने मेन फोकस एनॉड पे रखना है. एनॉड प्लेटिनम की होनी चाहिए. कैथोड चाहे कॉपर की है चाहे प्लेटिनम की है, उससे कलर पे इंपैक्ट नहीं आएगा. तो दी गई ऑप्शंस में से ओनली पी ओनली क्यू. तो बी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आंसर आ रहा है ओनली क्यू. तो ओनली क्यू हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी. इन पार्ट नंबर 2, a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution. NaOH के साथ हमने उसको हीट किया है P कंपाउंड को. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. अब रेड लिटमस ब्लू कब बनता है? RBB, यानी कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला बेस होता है. यानी इट मींस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ऐसा होगा जो बेसिक होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंपाउंड PB? क्या हो सकता है इनमें से? P, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और एमोनियम सल्फेट. आपको पता है एमोनियम सल्फेट के केस में अमोनिया गैस भी अलोंग विद द सॉल्ट फॉर्म होती है और अमोनिया गैस नेचर में बेसिक होती है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट नंबर डी. In third part, the atomic masses of sulfur, oxygen and helium are approximately. सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 एंड हीलियम का 4 है respectively given है. Which of the following statement regarding the number of atoms in 32 ग्राम ऑफ सल्फर? अब आपने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा हुआ है. अगर 32 हम ग्राम ले रहे हैं एटम सल्फर के तो इसके में तो उसके बाद नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर जितने होंगे. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एवोगाड्रो नंबर जितने होंगे 6.022 10^23. 4 ग्राम ऑफ हीलियम में भी इतने ही होंगे. तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पी ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ हीलियम और क्यू ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ एटम एज 32 ग्राम ऑफ सल्फर. अभी हमने देखा कि तीनों के पास सेम नंबर ऑफ एटम है तो इट मींस दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो ए ऑप्शन है ओनली पी, बी है ओनली क्यू, सी है दोनों करेक्ट है और डी है नीदर पी नॉर क्यू. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नीदर पी नॉर क्यू. In part number 4, ammonia gas is passed through quicklime and then collected in a jar. अब हमें पता है कि अमोनिया गैस को अगर हम क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, अगर इसमें से पास करते हैं तो वो क्या करता है? उसके वाटर कंटेंट को रिमूव कर देता है यानी अमोनिया को ड्राई कर देगा. रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स आर प्लेस्ड इन द जार. आपको टेबल दिया गया है WXYZ. 4 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करेक्टली शोज द रिएक्शन ऑफ लिटमस पेपर टू अमोनिया? अब अगर लिटमस पेपर हमने चेक करना है तो उसके लिए अमोनिया यहां तो ड्राई हो गई है तो लिटमस पेपर में चेंज कहां से आएगा? इट मींस एक्स ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि एक्स में जो दिया गया है लिटमस पेपर में जो एक्स वाले कॉलम में हुआ है यानी कि रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड और ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू क्योंकि लिटमस पेपर पे कोई चेंज ही नहीं आएगा, अमोनिया गैस ड्राई है. और गिवन ऑप्शंस में से ए डब्ल्यू है और बी
एक्स है, तो एक्स करेक्ट है, तो इट मीन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है पार्ट नंबर 4 में। अब आप देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि आपको पूरा पता होना चाहिए कि अगर हमने अमोनिया गैस को पास करवाया, नहीं तो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे कि अमोनिया गैस नेचर में बेसिक होती है, और बेसिक होती है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, और ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो डब्ल्यू को ही टिक कर देंगे कि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है। ठीक है ये ऑप्शन। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आ रहे हैं। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6 आ गया आपके पास ग्लूकोज, इसको हमने रिएक्ट करवाया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है बहुत अलग अलग तरह से यूज होता है। यहां पर टू गिव ए वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड शुगर चारकोल दे रहा है, तो 6 कार्बन एटम्स बन रहे हैं along with 6 molecules of water। तो ये जो 6 कार्बन एटम बन रहे हैं ये प्योर फॉर्म है कार्बन की, जिसको शुगर चारकोल कहते हैं। पूछा गया है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज, यहां पर H2SO4 किस तरह से काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कंबस्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है और कॉम्बिनेशन हो रही है। तो आपको पता चल रहा है कि वाटर अलग हो रहा है, यानी कि वाटर लिया जा रहा है उसमें से, इट मींस ये डिहाइड्रेशन हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन पार्ट नंबर 5। In part number 6, in which of the following electrolytic cells with silver plating can be done on the spoon? PQRS में 4 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए गए हैं। अब सेल में हमने कौन सा मेन चीज फोकस करनी है कि आर्टिकल जिस पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने कैथोड बनाना है, जो प्योर स्लैब हमने सिल्वर की लेनी है उसको हमने एनोड बनाना है, और इलेक्ट्रोलाइट में वो सॉल्ट होना चाहिए जिसकी हमने कोटिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको इलेक्ट्रोलाइटेड डिस्टिल्ड वाटर दिया है, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। जो आपका सेकंड सेल है जिसको क्यू का नाम दिया इन्होंने, उसके अंदर क्या दिया गया है, सिल्वर प्लेटेड स्पून आपका माइनस वाली साइड में यानी कि कैथोड बना है, और सिल्वर नाइट्रेट का ही सोल्यूशन लिया हुआ है, बैटरी लगी हुई है, और पॉजिटिव वाली साइड में सिल्वर प्लेट लगी हुई है। इट मींस हमारा क्यू वाला सेल जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन जो होगी चाहे सिल्वर नाइट्रेट यूज होने से हुई है, होगी तो सही, हालांकि वो फास्ट होगी तो बहुत ज्यादा स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं होती सिल्वर नाइट्रेट के केस में, बट क्योंकि डिपोजिशन चाहिए हमें वो तो हो जाएगी। अगर हम आर सेल की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल ही इंटरचेंज कर दिया है, कैथोड पे ही आर्टिकल लगा दिया है इन्होंने, और उधर उस साइड में एनोड पे आपका सिल्वर प्लेटेड स्पून लगा दिया है, तो गलत हो जाएगा रिएक्शन, वैसे भी डिस्टिल्ड वाटर है, और एस डायग्राम भी हमारा करेक्ट नहीं बना हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो पार्ट 6 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें क्यू सेल का जो पोजीशन है वो सही रखा गया है सिल्वर प्लेटिंग के लिए। वैसे तो हम सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड यूज करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, लेकिन यहां पर हमें सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, चाहे अच्छी कोटिंग नहीं होगी बट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 7th में, द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर करेक्ट है, जिसमें 1 बेसिसिटी दी गई है, क्योंकि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर 1 है, जितने आयोनाइज होंगे, और हम उसी से पता लगाते हैं। क्यों, क्या लिखेंगे इसके अंदर, एज इट्स मॉलिक्यूल आयोनाइजेस बाय लिबरेटिंग ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन, देयरफॉर इट्स बेसिसिटी इज 1। ये बेसिसिटी वाला टॉपिक, एसिडिटी वाले टॉपिक ये आपको अच्छे से करने होते हैं, किसकी 1 है, 2 है, 3 है, ये हमेशा पेपर में आते हैं। 8 पार्ट में आपको ए दिया गया है और ए से वो A3+ बन रहा है, तो एक एलिमेंट जो है वो आयन बन रहा है A3+, और दूसरा बी जो है वो B-1 बन रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम्स ए एंड बी, क्योंकि ये 3+ बन रहा है, यानी कि ये 3 दे रहा है, 3 डोनेट कर पा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब ये न्यूट्रल एटम था तो कितने होंगे, 3 दिए है ना, तो इट मींस इसके पास 3 होंगे। और बी ने एक -1 मींस की लिया है, उसने एक लिया है और वो एक ले रहा है, इसका मतलब उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 हो सकते हैं, तभी वो एक ले लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इट मींस ए के पास 3 हैं और बी के पास 7 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल 7 थे, तभी उसने एक लिया और बी -1 बन गया, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में तो 5 1 3 1 3 7 5 7, तो 3 7 वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। In 9th part, a direct solution is observed after placing magnesium metal in a solution of copper sulfate for half an hour. तो मैग्नीशियम को अगर हम कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी,
कौन सा कलर आएगा? ए में ब्लू ऑप्शन है, बी में कलरलेस है, सी में रेडिश ब्राउन है और डी में डर्टी ग्रीन है। आपको बाकी कलर्स का पता है कि वो इस केस में नहीं हो सकते हैं क्योंकि कॉपर सल्फेट खुद ही ब्लू कलर का था। लेकिन जब MgSO4 बन जाएगा तो MgSO4 का कलर मैग्नीशियम सल्फेट का या तो क्रिस्टलाइन व्हाइट होता है या फिर कलरलेस होता है। तो यहां पर हम कलरलेस लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है इन 9th पार्ट। In 10th part, an element with atomic number will form an acidic oxide. अब आपको पता है मेटेलिक ऑक्साइड अगर होंगे तो वो नेचर में बेसिक होंगे। एसिडिक ऑक्साइड कौन हो सकता है? जो कि नॉन मेटल होगा। अब दिए गए एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास? सारे एलिमेंट्स को हमें चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। 3, 17, 11 और 13 ये दिए गए हैं। हम इनके अंदर KLMN शेल देख लेंगे कितने कितने आ रहे हैं। इसमें 2 और 1 आ रहा है, इसमें 2, 8 और 7 आ जाएगा। दिस इज 2, 8 एंड 1, दिस इज 2, 8 एंड 3। 2, 1 इट मीन्स ये मेटल है, 2, 8, 7 इट मीन्स ये नॉन मेटल है, 2, 8, 1 इट मीन्स अगेन इट इज a metal, 2, 8, 3 again it is a metal. All these three are metal. This only is the non-metal, and non-metallic oxides are acidic in nature. So our correct option is B, which is 17, जिसका atomic number 17 है। 11th part, which of the following is not true with respect to nitric acid? True नहीं है। तो बाकी ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस हैं। इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है। नेसेंट ऑक्सीजन होती है फॉर्म्ड ऑन डिकम्पोजिशन और उसके बाद वो ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को और वाटर बना लेगा। इट मीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, तो वो तो ट्रू है। अनस्टेबल टू हीट वो भी है। लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम सल्फाइड वो भी है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है पार्ट नंबर 11 में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। In 12th part, dash is the functional group in methanol. अब मीथेनॉल में कौन सा ग्रुप यूज हो रहा है? फर्स्ट आपको ए में दिया गया कीटोन ग्रुप है, बी में OH यानी अल्कोहल ग्रुप है, सी में CHO यानी एल्डिहाइड है और डी में COOH यानी कि ओइक एसिड है। तो अब मीथेनॉल OL मींस अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल के लिए आपके पास कौन सा ग्रुप होता है? OH वाला। OH आपका ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर करेक्ट। In 13th part, the process of electrolysis is an example of oxidation reaction, reduction reaction, redox reaction and displacement reaction. तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट सुटेबल है यहाँ पर? redox reaction. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। In 14th part, the catalyst used in Ostwald process is, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए। तो ए हमने कैटालिस्ट यहाँ पर फाइनली डिवाइडेड आयरन दिखा रहा है, बी ग्रेफाइट है, सी वेनेडियम पेंटॉक्साइड है और डी प्लेटिनम है। तो आपको पता है हम इसके अंदर प्लेटिनम की गॉज यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन 15th पार्ट, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप। थर्ड पीरियड मीन्स उसके अंदर KLM 3 शेल आएंगी और 16th ग्रुप मीन्स उसके लास्ट में हमारे पास 6 आ रहे हैं। 6 कब आएंगे? जब ये फिल हो जाएंगे। तो 2, 8 और 6 यानी कि 16 जिसके पास है। इट विल हैव इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वैलेंस शेल में होंगे? 2 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 3 होंगे। तो ये एलिमेंट आपको पता चलिए क्या होगा? सल्फर है। कितने होते हैं सल्फर के पास? आउटर मोस्ट शेल में यानी कि 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जिसमें आपके पास उसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल के अंदर। अगर वो कहता कि उसको कितने चाहिए तो फिर हमारा 2 करेक्ट हो जाता। In question number 2 part 1, the setup shown below is that of the fountain experiment. You all are familiar with the fountain experiment with hydrogen chloride gas in the flask. तो आपको फाउंटेन दिखाया गया है, नीचे लिटमस सॉल्यूशन है, ड्रॉपर है, जेट ट्यूब है और HCl गैस है। डायग्राम तो बहुत नोन टू है, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ट्विस्ट किया है। The fountain starts when a few drops of water from the dropper are introduced into the flask. कब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है? जब उसको वाटर मिल जाता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी स्टार्ट होने की वजह से वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। Instead of drops of water, यहाँ जो स्टूडेंट है पूजा started the fountain by introducing a few drops of sodium hydroxide into the flask. उसने वाटर की जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो पहले देखते हैं कि क्या होगा अगर हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। अब यहाँ पर HCl है और उसने NaOH इसके अंदर डाला। आपको पता है कि HCl ये होते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है NaCl और साथ में वाटर बन जाता है। तो इट मींस वाटर तो फिर भी वहां पर बन गया। हमने डायरेक्टली वाटर नहीं डाला, लेकिन वाटर रिएक्शन के बाद तो वहां पर बन गया।
अब फर्स्ट पार्ट में है एक्सप्लेन व्हाई द लिटमस सॉल्यूशन गेट्स सक्ड अप व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। क्योंकि इस प्रोसेस में भी प्रेजेंस ऑफ वाटर हो गई और प्रेजेंस ऑफ वाटर होते ही फाउंटेन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी, वहां पर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से वो सक करना स्टार्ट कर देगा लिटमस सॉल्यूशन को। तो लिटमस सॉल्यूशन गेट सक्ड अप। तो बी पार्ट में मतलब आपने इसमें इतना ही लिखना है क्योंकि इसमें वाटर की प्रेजेंस फिर भी हो गई है और वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बी पार्ट में व्हाट विल बी द कलर ऑफ द फाउंटेन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। अब यहां पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो जस्टिफाई योर आंसर कि यहां पर कलर कौन सा यूज होगा। HCl है, उसके अंदर हमने ये भी डाल दिया NaOH, तो अब कलर कौन सा हो जाएगा। नॉर्मली हम इसके अंदर क्या लिखते थे कि कौन सा ब्लू कलर का सॉल्यूशन है तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो NaCl सॉल्ट बना है और वाटर बना है, तो जब वाटर बना है तो कलर चेंज ही कैसे होगा। इट मींस ब्लू कलर जो है, तो बी पार्ट में क्या आ जाएगा कि वो कलर जो है वो ब्लू ही रहेगा, इट रिमेन्स ब्लू। सी पार्ट में इफ इंस्टेड ऑफ HCl गैस अमोनिया गैस इज फिल्ड इन द फ्लास्क एंड वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड। अब हम पूरा एक्सपेरिमेंट ट्विस्ट कर रहे हैं, हमने HCl लिया ही नहीं, यानी कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में जहां अमोनिया के साथ दोबारा ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आया था, हम अमोनिया गैस के साथ कर रहे हैं फ्लास्क के अंदर, और यहां पर अब हमने डायरेक्टली वाटर ही ड्रॉपर से जेट ट्यूब के अंदर डाला है फ्रॉम द ड्रॉपर। विल देयर बी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन? क्या अभी ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज आएगा? आपको पता है अमोनिया गैस क्या है नेचर में, बेसिक है। बेसिक है तो हम जब नीचे रेड लिटमस भी लेते थे तो वो ऊपर जाके ब्लू हो जाता था, RBB बेसिक कर देगा, तो यहाँ पर ये ब्लू कलर ही हो जाएगा। इट मींस बीइंग बेसिक इन नेचर वो दोबारा से ब्लू कलर ही आएगा, तो यानी कि कलर में कोई चेंज आया ही नहीं क्योंकि दोबारा से ब्लू कलर ही रहेगा। विल देयर बी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन? नो, देयर विल बी नो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ब्लू कलर था और ब्लू ही रहा। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप खुद थोड़ा सा जस्टिफाई करके देखिए, अगर अमोनिया लिया है, HCl लिया है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का यही इंटरप्रिटेशन बन रहा है। इन पार्ट नंबर 2 मैच द फॉलोइंग कॉलम A विद कॉलम B। अब कॉलम A लिया गया, B लिया गया, A में हमारे पास एल्यूमिनियम है। आप सबको पता है अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस हमारा A ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता ही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना करने के लिए हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन में हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ जाएगा। सी कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन हम कार्बोनेट ऑर्स की करते हैं, तो कार्बोनेट ऑर में हमारा सी कैल्सिनेशन आ जाएगा। आपको पता है सल्फाइड ओर्स के साथ हम रोस्टिंग करते हैं और कार्बोनेट ओर्स के साथ कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमारा नेक्स्ट है। कैल्शियम क्लोराइड आप सबको पता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होता है? जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड आ जाएगा, तो कोवेलेंट कंपाउंड में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि E हो जाएगा, और यहाँ पर जो बच गया है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में वो D है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का जब हम बनाते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड आता है। कोवेलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। थर्ड पार्ट हमारे पास फिलिप्स आ रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। ए पार्ट में इफ एन एलिमेंट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल then it is likely to have the dash atomic size amongst all the elements in the same period। अब आपको पता है हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, एम में वाई से हम पता लगाते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज जो होता है वो नीचे जाने पर हमारा इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर तो हम सेम पीरियड की बात कर रहे हैं। सेम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ शेल्स इक्वल सेम रह रही हैं। नंबर ऑफ शेल जब सेम रह रही हैं तो इंक्रीज क्या हो रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होगा। इट मीन जो सबसे पहले है वो सबसे बड़ा है, यानी कि लार्जेस्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ए पार्ट में हमारे पास यहां पर लार्जेस्ट आंसर आ जाएगा, पे हम टिक करेंगे। बी पार्ट में डैश सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट। कौन सा है दोनों में से जो एसिड सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा? आप सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड में तो एसिड सॉल्ट फॉर्म हो जाता है क्योंकि एक H रह जाता है। एसिड सॉल्ट कब फॉर्म होता है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम जब हो जाते हैं तो हमारा एसिड सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो मोनोबेसिक एसिड होगा। तो मोनोबेसिक एसिड इनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसीलिए वो एसिड सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा। तो बी में हमारे पास HCl आंसर में आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो फॉर्म करता है, NaHSO4 आपको पता है हम बनाते हैं।
C part में a dash colored precipitate is formed when ammonium hydroxide is added to a solution of ferric chloride FeCl3, यानी कि हमने फेरिक लिया है तो फेरिक के केस में इसका कलर क्या आ जाएगा, रेडिश ब्राउन आ जाएगा। तो सी केस में हमारा आंसर है रेडिश ब्राउन। अगर हमें फेरस दिया होता, फेरस का कोई भी सॉल्ट दिया होता, चाहे FeSO4 ही दिया होता तो डर्टी ग्रीन होता। अभी के लिए हमारा रेडिश ब्राउन है। डी पार्ट में एल्केन्स अंडरगो, एल्केन्स हमारे कौन से होते हैं, सैचुरेटेड वाले होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन्स अंडरगो डैश रिएक्शन, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर आता है, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सैचुरेटेड में होती है। आपने एस अल्फाबेट से याद करना है। एस सैचुरेटेड के लिए भी हम यूज कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स में होती है, ईन्स और आइंस में एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो यहां से आपने याद भी रखना है। बाकी अगर हम इसको वैसे करेंगे तो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द, क्योंकि उनके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बन जाता है और वो अवेलेबल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स उनके पास, और ईन्स और आइंस के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सी पार्ट में नहीं, लॉस्ट ई पार्ट में एंड डैश सॉल्यूशन विल टर्न मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक। तो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक किस में हो जाता है, तो हमारा लास्ट आंसर आएगा एसिडिक। एसिडिक में पिंक कलर का हो जाएगा। आपको पता है अगर एल्केलाइन होगा तो मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज हो जाता है, येलो कलर में, बट यहाँ तो वो पिंक कलर का हुआ है तो एसिडिक होगा ये सॉल्यूशन आपके पास। फोर्थ पार्ट में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट में अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर हो रहा है। तो यहां तक तो दोनों में से कोई भी बॉन्ड हो सकता है, कौन कौन सा, कोवेलेंट और डेटिव। लेकिन आगे क्या लिखा गया है, विद बोथ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम। तो कौन सा बॉन्ड है जो चालाक है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहा है, वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड। तो ए पार्ट में हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड करेक्ट ऑप्शन आएगा। बी पार्ट में अ सॉल्ट फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। दोनों ने कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। इट मींस जो फॉर्म होगा सॉल्ट हमारे पास वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। तो बी पार्ट का आंसर है नॉर्मल सॉल्ट। इन सी पार्ट अ रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन। तो हाइड्रोजन हट रहा है और एक एक करके हैलोजन आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैलोजनेशन, HALOGENATION, हैलोजनेशन। डी पार्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसियस एटम। कितनी एनर्जी रिक्वायर है रिमूव करने के लिए, तो कितनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। रिक्वायर्ड टू रिमूव है तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर एनर्जी रिलीज लिखेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इन दोनों में से एक एनर्जी की डेफिनेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर आती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीन डेफिनेशंस फर्स्ट चैप्टर में है, ये इंपॉर्टेंट वाली, तीनों में से एक जरूर आती है। In last part, a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state, तो उसको हम क्या कहते हैं, alloys। तो यहाँ पर ये alloy बन रहे हैं क्योंकि मेटल या तो नॉन मेटल या मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है और होमोजेनियस मिक्सचर है इसलिए ये alloys बन रहे हैं। In fifth part, A is draw the structural diagram for the following compound। और डायग्राम में किसका किसका ड्रॉ करना है, 1 प्रोपेनल। अब प्रोपेनल हमें पता है Al यानी एल्डिहाइड ग्रुप है और प्रोपेन मतलब 3 की चेन होगी, तो 3 की चेन होगी और एल्डिहाइड Al ग्रुप के लिए हमें डबल बॉन्ड O और एक जगह पर H लगाना है, क्योंकि CHO ये हमें पूरा ग्रुप खोल के दिखाना है तो CHO हो जाएगा और बाकी जितने भी हाइड्रोजन के हमारे पास वैलेंसीज होंगी कार्बन के साथ वो हम उनको फिल कर देंगे। 4 होनी चाहिए हर तरफ, वो जरूर आप बाद में काउंट कर ले अपना डायग्राम बनाने के बाद, तो ये आ जाएगा। और इधर हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन जब नंबरिंग देंगे तो ये 1 प्रोपेनल हमारे पास आ जाएगा। सेकंड इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, इथेन की चेन मतलब 2 की चेन है और 1,2 डाइक्लोरो मतलब 1 पोजीशन पे भी और 2 पोजीशन पे भी एक एक क्लोरीन है, एक एक क्लोरीन है, लेकिन बाकी तो सारे हाइड्रोजन है तो बाकी हाइड्रोजन फिल कर देंगे। तो ये क्या बन गया, 1 2 1 2, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, डाइक्लोरोइथेन। थर्ड में हमारे पास ब्यूट 2 इन है। ब्यूट 2 इन मतलब ब्यूट मतलब 4 की चेन हो गई, 4 की चेन आ गई। अब ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है और इन मतलब डबल बॉन्ड है, तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी सब पे हमारे सिंगल रहेंगे। लेकिन आपने बीच वाले का ध्यान रखना है कि इसके पास 2 वैलेंसीज इधर हो गई, 2 और 1 इधर हो गई, यानी एक ही H इसके पास हमने और लगाना है, 2 नहीं लगाने हैं।
इनके ये 2 3 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे को 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे और इधर एक्सट्रीम में भी हमारे को 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। 3 है, इधर हमारे पास 1 2 3 और ये नीचे 4 हो गया, इधर 2 3 और 4 ये 4 हो गया। तो ब्यूट 2 इन में हमारे पास 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा 3 4। यहां से हम ऐसे ले लेंगे। अगर हम उस तरफ से लेते तब भी हमारा इसी 1 क्या होता है, ये 2 होता है, 2 पे इधर ही बन जाता है हमारे पास 2 इन। बी पार्ट है गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको स्ट्रक्चर दिया गया, आपने सिर्फ इसका नाम बताना है। तो पहले आप देखिए कितने की चेन है, 1 2 3। 1 2 3 मींस ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन की चेन है तो प्रोप हो गया, प्रोप हो गया, साथ में प्रोपेन हमने लिख दिया। अब 1 पोजीशन पे आपको यहाँ पर ये OH दिख रहा है, OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप, तो OL लिखेंगे हम। तो प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई भी होता है, और ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप आपको पता है फर्स्ट पोजीशन पे ही आते हैं, तो उनको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 5 की चेन, 1 2 3 4 5, 5 की चेन आपको दिखाई दे रही है और यहाँ फर्स्ट ही पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो 5 की चेन को हम कैसे लिखते हैं, पेंट हो गया, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है यानी इन हो गया, तो पेंट 1 इन हो गया, या तो हम पेंटीन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे इनके आयुपैक नेम हो गए, और विद दिस हमारा सेक्शन ए ओवर हो गया। I hope you have understood the solutions given by me. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. If you still have any doubt, you can tell me in the comment section. Thank you.